आज हम जिस दस्तावेज पर बात करने वाले हैं वो कोई आम किताब नहीं है। ये इतिहास का एक ऐसा टुकड़ा है जिसे सीधे आग से निकाल कर लाया गया हो। इसका नाम है नैरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रेडरिक डगलस एन अमेरिकन स्लेव, जिसे 1846 में खुद फ्रेडरिक डगलस ने लिखा था। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे समाज और कानून सिर्फ एक संपत्ति मानता था, वो अपनी कहानी खुद लिख रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। नहीं। ये गुलामी का आंखों देखा हाल है और आजादी के लिए एक ऐलान भी। हाँ, और इस ऐलान के पीछे का जो खतरा था उसे समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। जब डगलस ने ये किताब लिखी तो वो कानूनी तौर पर एक भगोड़े थे। सही बात है। अपना असली नाम, अपने मालिकों के नाम और वो कहाँ रहते थे, ये सब कुछ सार्वजनिक रूप से बताकर वो खुद को पकड़वाने का एक तरह से सीधा न्योता दे रहे थे। मतलब कोई भी उन्हें पकड़कर वापस ले जा सकता था। कोई भी। उस समय के अमेरिका में वो कहीं भी सुरक्षित नहीं थे। तो ये किताब लिखना सिर्फ यादें ताज़ा करना नहीं था, ये अपनी जान दांव पर लगाना था। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम डगलस के शब्दों के जरिए गुलामी की उस व्यवस्था को परत दर परत समझें। ये सिर्फ शारीरिक मेहनत की कहानी नहीं है, ये इंसान की पहचान और उसकी आत्मा को कुचलने की एक सोची समझी मशीन की कहानी है। चलिए इस दुनिया में उतरते हैं। जरूर। और इसकी शुरुआत किताब के छपने से पहले ही हो जाती है, उन लोगों के शब्दों से जिन्होंने डगलस को पहली बार सुना था। सही कहा। किताब की शुरुआत में विलियम लॉयड गैरिसन का एक परिचय है, जो उस समय गुलामी खत्म करने के आंदोलन के एक बहुत बड़े नेता थे। हाँ, एक प्रमुख उन्मूलनवादी। वो अगस्त 1841 की घटना याद करते हैं, जब नैंटेकेट में एक गुलामी विरोधी सम्मेलन हो रहा था और वहां उनकी मुलाकात पहली बार फ्रेडरिक डगलस से हुई। और वो मुलाकात भी कोई तय नहीं थी, है ना? डगलस तो बस वहां देखने गए थे। वो तो बस ये देखने आए थे कि ये लोग हैं कौन। किसी ने उन्हें पहचान लिया और मंच पर बोलने के लिए जोर देने लगा। गैरिसन लिखते हैं कि डगलस बुरी तरह घबराए हुए थे, उनके पैर कांप रहे थे। उन्हें मंच पर बोलने के लिए मनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो कमरे में सन्नाटा छा गया। उनकी आवाज में इतना दर्द, इतनी सच्चाई और इतनी ताकत थी कि लोग हैरान रह गए। गैरिसन ने तो यहाँ तक लिखा कि अमेरिका की आजादी के नायक पैट्रिक हेनरी ने भी स्वतंत्रता पर इतना जबरदस्त भाषण नहीं दिया होगा जितना उस शिकार हुए भगोड़े ने दिया था। ये दृश्य अपने आप में गुलामी के सबसे बड़े झूठ को तोड़ देता है। किस तरह से? देखिए, उस व्यवस्था का आधार ये धारणा थी कि अफ्रीकी मूल के लोग मतलब बौद्धिक और भावनात्मक रूप से हीन होते हैं। अच्छा। और यहाँ एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी और वो अपनी बुद्धि और बोलने के सहज अंदाज से पढ़े लिखे लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। तो डगलस का मंच पर होना ही एक क्रांति थी। बिल्कुल। इसी के बाद एक और दिलचस्प पत्र है वेंडेल फिलिप्स का। वो भी एक बड़े उन्मूलनवादी थे। हाँ। वो एक पुरानी कहावत का जिक्र करते हैं, जब तक शेर अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे तब तक शिकार की कहानियों में शिकारी का ही गुणगान होगा। वाह, मतलब साफ था। बिल्कुल। अब तक दुनिया ने गुलामी की कहानी सिर्फ मालिकों के नजरिए से सुनी थी, और डगलस की ये किताब पहली बार शेर को, यानी एक गुलाम को, अपनी कहानी सुनाने का मौका दे रही थी। और फिलिप्स उस खतरे को भी रेखांकित करते हैं जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, वो लिखते हैं कि अगर वो डगलस की जगह होते तो शायद वो उस पांडुलिपि को आग में फेंक देते, अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन डगलस ने ऐसा नहीं किया। नहीं, उन्होंने अपनी सुरक्षा से ज्यादा जरूरी अपनी सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाना समझा। ये असाधारण साहस था। और वो कहानी शुरू से ही हमें दिखाती है कि पहचान का मिटाया जाना कितना गहरा था। किताब की पहली लाइन ही इस बात का सबूत है। डगलस लिखते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनकी उम्र क्या है। उन्होंने कभी कोई रिकॉर्ड नहीं देखा जो बता सके कि वो कब पैदा हुए थे। और फिर वो लाइन आती है जो चुभ जाती है। ज्यादातर गुलाम अपने उम्र के बारे में उतना ही जानते हैं जितना घोड़े अपनी उम्र के बारे में जानते हैं। ये सिर्फ जानकारी की कमी तो नहीं थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक हथियार था। ये गुलामी की व्यवस्था का सोचा समझा हिस्सा था। मतलब सोचिए, अगर आपसे आपके पहचान का सबसे बुनियादी हिस्सा छीन लिया जाए, आपका जन्मदिन, तो आप पर नियंत्रण करना कितना आसान हो जाता है। आपको आपकी इंसानियत के पहले निशान से ही वंचित कर दिया जाता है। ये अमानवीकरण की प्रक्रिया का पहला कदम था। हाँ, बिल्कुल। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। वो अपनी माँ हैरियट बेली के बारे में बताते हैं, जिन्हें जन्म के कुछ ही समय बाद उनसे अलग कर दिया गया था। ये कहानी तो दिल तोड़ देती है। उनकी माँ 12 मील दूर एक खेत में काम करती थी। वो रात में
अपना दिन भर का काम खत्म करने के बाद 12 मील पैदल चलकर अपने बेटे से मिलने आती थीं। सिर्फ कुछ पलों के लिए। हाँ, डगलस लिखते हैं कि वो बस उन्हें सुलाने आती थीं और सुबह होने से पहले ही अंधेरे में वापस चली जाती थीं ताकि उन्हें कोड़े ना पड़े। और डगलस कहते हैं कि उन्होंने अपनी माँ को दिन के उजाले में सिर्फ 4 या 5 बार ही देखा होगा। कभी नहीं। परिवारों को इस तरह तोड़ना भी व्यवस्था का एक क्रूर और सोचा समझा हिस्सा था। इसका मकसद क्या था? मकसद था माँ और बच्चे के बीच के कुदरती प्यार के बंधन को कमजोर करना, ताकि गुलामों की वफादारी सिर्फ और सिर्फ उनके मालिक के प्रति रहे। और इसी में एक और भयानक परत जुड़ती है जब डगलस बताते हैं कि उनके पिता एक गोरे व्यक्ति थे और ये अफवाह थी कि वो उनके मालिक ही थे। और वो उस कानून के बारे में बताते हैं जिसके तहत गुलाम बच्चों की स्थिति उनकी माँ की स्थिति के अनुसार तय होती थी। इसका मतलब था कि मालिक अपनी ही संतान को गुलाम बना सकता था। की पत्नी की ईर्ष्या और नफरत का कहर टूटता था। अच्छा। कभी कभी मालिक को अपनी सफेद पत्नी की भावनाओं का सम्मान करने के लिए अपने ही बच्चों को किसी दूसरे व्यापारी को बेचना पड़ता था। ये गुलामी का शायद सबसे घिनौना पहलू था। और डगलस ने गुलामी की जो पहली भयानक तस्वीर देखी वो थी उनकी अपनी चाची हेस्टर की पिटाई। वो उस घटना को गुलामी के नरक का खून से सना दरवाजा कहते हैं। एक बच्चे के रूप में ये उनका गुलामी की क्रूर सच्चाई से पहला सीधा सामना था। और वजह सिर्फ इतनी थी कि उनकी चाची मालिक के मना करने के बावजूद एक युवा गुलाम लड़के लॉयड के नेड से मिलने गई थी। डगलस उस दृश्य का पूरा वर्णन करते हैं। हाँ, कैसे उनके मालिक ने उनकी चाची को घसीटा, उसे एक स्टूल पर खड़ा किया, उसके हाथ ऊपर एक हुक से बांध दिए और फिर उसे तब तक कोड़े मारे जब तक कि उसकी पीठ से खून न बहने लगा। और वो चिल्ला रहा था कि वो उसे सबक सिखाएगा। यह क्रूरता सिर्फ अवज्ञा की सजा नहीं है, ये एक इंसान के शरीर, उसकी इच्छाओं और उसके रिश्तों पर पूर्ण नियंत्रण का एक भयावह प्रदर्शन है। ये सिर्फ हुक्म न मानने पर नहीं था। नहीं, ये ईर्ष्या और मालिकाना हक की भावना से भी प्रेरित था। मालिक चाची हेस्टर को एक इंसान नहीं बल्कि अपनी संपत्ति मान रहा था। इस घटना के बाद वो कर्नल लॉयड के बागान का पूरा नक्शा खींचते हैं, ग्रेट हाउस फार्म, जो एक छोटे से गांव जैसा था। हाँ, जहां सैकड़ों गुलाम रहते थे। और वो बताते हैं कि उन्हें महीने में खाने के लिए क्या मिलता था। 8 पाउंड सुअर का मांस या मछली और 1 बुशल मक्के का आटा, बस। और कपड़े के नाम पर बच्चों को साल में सिर्फ 2 मोटे लिनन के शर्ट। जब वो फट जाते तो वो अगली खेप आने तक अक्सर नग्न रहते थे। ये विवरण गुलामी को एक आर्थिक प्रणाली के रूप में दिखाता है। ये सिर्फ व्यक्तिगत क्रूरता नहीं थी, बल्कि एक संगठित व्यवस्था थी। बिल्कुल, जहां इंसानों को न्यूनतम लागत पर रखा जाता था ताकि उनसे अधिकतम काम लिया जा सके। ये इंसानों के लिए नहीं, एक मशीन को चालू रखने के लिए ईंधन जैसा था। इसी पृष्ठभूमि में एक हिस्सा आता है जो शायद सबसे मार्मिक है, गुलामों के गीतों का वर्णन। डगलस बताते हैं कि उत्तर के लोग अक्सर ये मान लेते थे कि गुलामों का गाना उनकी खुशी का सबूत है, लेकिन वो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी। और ये एक ऐसी गलतफहमी थी जो गुलामी के समर्थकों को ये कहने का मौका देती थी कि देखो, गुलाम तो कितने संतुष्ट हैं। लेकिन डगलस इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। वो लिखते हैं, गुलाम तब सबसे ज्यादा गाते हैं जब वे सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। उनके गीत उनके दिल के दुखों का प्रतिनिधित्व करते थे। हाँ, उन्होंने अपने दुख को व्यक्त करने के लिए गाया, खुशी जाहिर करने के लिए नहीं। उन गीतों में ईश्वर से जंजीरों से मुक्ति की प्रार्थना होती थी। ये बाहरी दुनिया की अज्ञानता और गुलामों की आंतरिक दुनिया के बीच के गहरे अंतर को उजागर करता है। ये गीत महज गीत नहीं थे। नहीं, ये पीड़ा की गहरी अभिव्यक्ति थे, एक तरह का मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध, एक ऐसा तरीका जिससे वे अपनी इंसानियत को जिंदा रख सकते थे। और ये जो सच और झूठ के बीच जीने की मजबूरी थी, उसका एक और किस्सा बहुत चौंकाने वाला है। कर्नल लॉयड वाला। हाँ, एक दिन कर्नल लॉयड, जो बागान के मालिक थे, सड़क पर अपने ही एक गुलाम से मिलते हैं, पर वो उसे पहचान नहीं पाते। और एक अजनबी की तरह उससे पूछते हैं कि क्या कर्नल लॉयड उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। उस बेचारे गुलाम को पता नहीं था कि वो अपने ही मालिक से बात कर रहा है। उसने ईमानदारी से सच बोल दिया। उसने कहा, नहीं सर। और इसका नतीजा? कुछ हफ्तों बाद उस गुलाम को सच बोलने की सजा के तौर पर जंजीरों में बांधकर जॉर्जिया के एक गुलाम व्यापारी को बेच दिया गया। सिर्फ एक पल की ईमानदारी के लिए। उसे उसके परिवार और दोस्तों से हमेशा के लिए अलग कर दिया गया। ये घटना दिखाती है कि सच बोलना कितना खतरनाक था। इसी वजह से गुलामों के बीच ये कहावत बन गई थी कि चुप जबान एक बुद्धिमान सिर बनाती है। ये एक जीवित रहने की रणनीति थी। बिल्कुल। अगर कोई अजनबी उनसे पूछता तो वे हमेशा यही कहते थे कि हाँ, हम बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि वे सच बोलने का भयानक अंजाम जानते थे।
तो फ्रेडरिक डगलस की आत्मकथा के इन शुरुआती हिस्सों से हमने देखा कि गुलामी सिर्फ कोड़े और मेहनत नहीं थी। नहीं। ये पहचान को मिटाने, परिवारों को तोड़ने और इंसान की आत्मा को कुचलने की एक बहुत ही व्यवस्थित प्रणाली थी। बिल्कुल। और इन सब के बीच हमने प्रतिरोध के छोटे छोटे लेकिन शक्तिशाली रूपों को भी देखा। जैसे वो गीत। हाँ, चाहे वह दुख में गाए गए गीत हों या सच बोलने का वो खतरनाक साहस। और अंत में डगलस की ये किताब खुद प्रतिरोध का सबसे शक्तिशाली कार्य थी। उस चुप्पी को तोड़ना जो गुलामी की व्यवस्था को बनाए रखती थी। और यहाँ एक बात सुनने वालों के लिए सोचने पर मजबूर करती है। किताब के परिचय में गारिसन लिखते हैं कि मैरीलैंड में जहाँ डगलस गुलाम थे, वहाँ की गुलामी को जॉर्जिया या अलाबामा जैसे राज्यों की तुलना में कम क्रूर माना जाता था। अगर ये कहानी गुलामी के बेहतर पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है, तो उस व्यवस्था का सबसे बुरा पक्ष कितना भयानक, कितना अकल्पनीय रहा होगा।